नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों की दुनिया में आज क्या रहेगा खास बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छात्रों का आंदोलन रंग लाया, झारखंड सरकार ने मानी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग, सीबीआई जांच पर अटका मामला। नोटिफिकेशन के अध्ययन के बाद छात्र तय करेंगे अगली रणनीति। भारतीय चुनाव प्रणाली के फैन हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ, कहा भारत में प्रत्येक मतदाता के पास है आईडी कार्ड, अमेरिका में भी ऐसी प्रणाली लागू करने की जताई इच्छा। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण आज से। मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय, ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 7.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, बालासोर समेत 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर, विश्व नंबर 1 खिलाड़ी श्रीयुकी को हराया। पीवी सिंधु ने दर्ज की आसान जीत। आज लक्ष्य सेन करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आप बता दें, 24 दिन के छात्र आंदोलन के बाद झारखंड सरकार झुक चुकी है, लेकिन अब भी छात्रों की सारी मांगें नहीं मानी गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीडीपीएल एजेंसी के जरिए कराई गई जेएसएससी सीजीएल समेत सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीआईडी जांच के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों ने अनशन खत्म कर दिया और जश्न मनाया। हालांकि छात्र नेता अब भी 11वीं से 13वीं जीपीएससी परीक्षा और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर कायम है। यानी सरकार ने आंदोलन की अहम मांगों पर फैसला लिया है, लेकिन छात्रों की सभी मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। इस फैसले के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय से धरना दे रहे छात्रों में खुशी का माहौल था। छात्रों ने अनशन समाप्त कर दिया। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वे शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। पहला कदम है। अभी 11 to 13 हमारी मांग पे हम कायम है। जब तक 11 to 13 का फैसला नहीं होता, यह आंदोलन अभी हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है। ये पहला कदम है, ये पहला जश्न है, अभी बाकी है। अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, अभी और बाकी है। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्मेंस कहीं नहीं जाने वाला। तो अभी पहला कदम है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जो छात्र नेता हैं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार के झुकने के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारी छात्र जश्न मनाते हुए नजर आए। छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह भी कहा कि सरकार अगर गड़बड़ी करती है तो वो चुप नहीं रहने वाले हैं। आज सच्चाई का जीत हुआ है। ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम लोग की जीत है, पूरी सबको जीत हुई है। सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पे हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कोई कितना खुश है। शायद परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा। प्रूव कर दिया कि छात्र जब जब बोले हैं तो सरकार को झुकना पड़ा है।
इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों अभिभावकों को विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। रिफॉर्म के प्रोसेस के लिए हम लोग अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हमारा 20 अगस्त का कार्यक्रम है। अभी हम ऑफिशियल नोटिस के इंतजार में हैं। अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी उनको ये कुर्बानी ना देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे। ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीआईडी जांच के संबंध में हमने एक समय सीमा तय की है। 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए होनी चाहिए ताकि जल्द फैसला आ सके। छात्र आंदोलन जिसकी शुरुआत झारखंड में हुई, जो विशेष करके रिफॉर्म्स को थी, उसको लेकर सरकार हमेशा संवेदनशील रही। आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म करने की घोषणा कर दी है और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ झारखंड का जो रिफॉर्म्स यहाँ के छात्र तय करेंगे वो बनेगा और वो एक मॉडल होगा जिसको पूरा देश कॉपी करेगा। सीआईडी से समय सीमा हम लोगों ने तय किया 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका अनुसंधान करना और निर्णय लेना यह तय हुआ है। खबरों पर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली की जमकर तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव की तरह अमेरिका में भी सख्त नियम लागू करने की मांग की है। ट्रंप ने कहा कि भारत में 64 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने वैध पहचान पत्र के साथ मतदान किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने बिना फोटो आईडी के चुनाव होने पर हैरानी जताई थी। व्हाइट हाउस ने भी चुनाव प्रक्रिया और सुरक्षा के मामले में भारत को अमेरिका से आगे बताया। व्हाइट हाउस के अनुसार भारत अपने मतदाताओं की पहचान को सीधे बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को घोषित शक्ति की सप्तधारा के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पूसा परिसर नई दिल्ली में अपने दोनों मंत्रालयों के विभागीय अधिकारियों को संकल्प लाएंगे। इस संवाद में विभागों के रोडमैप, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों ग्रामीणों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के विजन में कृषि व ग्रामीण विकास के लिए ठोस कार्य योजना तय करना है। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान, लखपति दीदियां, कृषि क्षेत्र के निर्यातक एवं फूड प्रोसेसर भी शामिल होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय से समृद्ध लखपति दीदी योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने इसे 6 करोड़ तक करने का लक्ष्य दिया है। इसे विस्तारित करने के लिए क्रियान्वयन की रूपरेखा को लेकर भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संवाद करेंगे। और भारत अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असेंबलिंग करने वाला देश नहीं, बल्कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन को देश में विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपोनेंट्स, कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7 गुना बढ़ा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 11 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति अब एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। लक्ष्य सिर्फ तैयार उत्पाद बनाना नहीं, बल्कि उन उत्पादों के पीछे की पूरी सप्लाई चेन को भारत में तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत अब तक 69,548 करोड़ रुपए के 106 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें आज स्वीकृत किए गए 31 नए प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं में फिल्टर, कॉइल, स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के साथ ही साथ एसिटिलीन ब्लैक और इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स जैसी जरूरी मटेरियल का देश में उत्पादन भी शामिल है। इन प्रोजेक्ट से करीब 74,628 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है।
जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। सबसे अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं। सरकार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट सिर्फ निवेश के आंकड़े नहीं बल्कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहे बदलाव की तस्वीरें हैं। 106 स्वीकृत परियोजनाओं में 38 में उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि 16 परियोजनाएं तेजी से जमीन पर उतर रही हैं। इन परियोजनाओं के करीब 5.34 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का अनुमान है। Production has increased 7x, exports have increased 11x. So this doesn't happen by just announcing schemes and cutting ribbons. It happens, a lot probably goes behind the team that envisions this and the leadership that Ashwini ji has given to ensure that it's visible on the ground and it's taken off. आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ लक्ष्य साफ है, मेक इन इंडिया को नई गति देना और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के रूप में स्थापित करना। उर्वशी खोना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने शक्ति की सप्ताह में अगर बात करें तो उसमें इस बात का जिक्र किया था। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने बताया था और उसी की मांग देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रोजगार के मोर्चे पर भी राहत की खबर नजर आ रही है। पीएलएफएस के अनुसार जुलाई 2026 में देश की श्रम बल सहभागिता दर बढ़कर 55.4% हो गई है, जो जून में 54.4% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी LFPR बढ़कर 58% पहुंच गई है, जबकि महिला श्रम बल सहभागिता दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है और ये 34.4% रहा। वहीं श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर 52.5% हो गया। खासतौर पर ग्रामीण महिला WPR में 2.5% अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी राहत बेरोजगारी के मोर्चे पर मिली है। जुलाई में देश की कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.1% रह गई, जो जून में 5.5% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर भी घटकर 4.5% रही। यानी जुलाई के आंकड़े रोजगार में बढ़ोतरी, महिला भागीदारी में सुधार और बेरोजगारी दर में गिरावट की तस्वीर पेश कर रहे हैं। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इससे पहले 17 अगस्त को पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन व टिकाऊ विकास पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। ये कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन रोपण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सोमवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने रक्षा भूमि के प्रबंधन और छावनी बोर्ड के प्रशासन में रक्षा संपदा विभाग की भूमिका की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों से सेवा भाव के साथ जनहितैषी तरीके से काम करने और लोगों की शिकायतें नियमित रूप से सुनकर उनमें विश्वास पैदा करने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ आध्यात्मिक मार्ग अपनाने और ध्यान का अभ्यास करने की भी सलाह दी। इस दौरान रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता भी मौजूद रहीं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं।
थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। दरअसल उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मानसून एक्टिव बना हुआ है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित पूरे 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ आंधी जैसी तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। कुछ राज्यों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, वहीं पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का अलर्ट है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। और इसके साथ ही ओडिशा की अगर बात करें तो वहां पर बाढ़ की स्थिति गंभीर बनती जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोमवार को जाजपुर और भद्रक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव से दौरा किया। लाइफ जैकेट पहनकर मोटरबोट से पहुंचे मुख्यमंत्री ने घुटनों तक पानी में खड़े होकर लोगों की परेशानियां सुनी और जल्द राहत और पुनर्वास का भरोसा दिया। राज्य में अब तक 7,85,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,77,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। करीब 531 राहत शिविर में लोगों को रखा गया है। बालासोर, भद्रक, जाजपुर समेत 6 जिलों में 126 गांव अब भी जलमग्न हैं। आईएमडी ने बालासोर, क्योंझर और मयूरभंज में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। जल संसाधन विभाग के अनुसार ब्रह्माणी और बैतरणी नदियों का जलस्तर घटने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। सरकार ने करीब 100 बचाव दल तैनात किए हैं। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले में समुद्र में गए 8 मछुआरे लापता हैं। 3 अगस्त को ओडालारिवू में मछली पकड़ने निकली उनकी नाव 13 अगस्त तक वापस लौटनी थी, लेकिन अब तक न नाव लौटी है और न ही मछुआरों से कोई संपर्क हो पाया है। नाव में लगे मोबाइल फ़ोन और जीपीएस सिस्टम के भी काम नहीं करने की जानकारी सामने आई है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भारतीय तटरक्षक बल से मदद मांगी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नाव विशाखापट्टनम से पारादीप के बीच के तटीय क्षेत्र में हो सकती है। मछुआरों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड रवाना हुई। यह अभ्यास आज से 31 अगस्त तक थाईलैंड के सूरतथानी स्थित विभावाधी रंगसेट कैंप में आयोजित होगा। अभ्यास में दोनों देशों के 85 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में 9 गोरखा राइफल्स के जवान शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान जंगल और अर्धशहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी संयुक्त अभियानों पर फोकस रहेगा। टुकड़ियों का परिचालन अनुभव का आदान प्रदान भी करेंगी और संयुक्त अभियानों के दौरान उपयोग किए जाने वाले आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। वर्ष 2006 में शुरू हुआ मैत्री अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच सहयोग, आपसी समझ और सैन्य तालमेल को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच है। भारत और नेपाल के बीच मजबूत सैन्य रिश्तों की एक और मिसाल सामने आई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाली सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान किया है। काठमांडू के राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में उन्हें ये सम्मान दिया गया। 17 से 19 अगस्त तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए सेना प्रमुख को मिला यह सम्मान भारत नेपाल की लंबे समय से चली आ रही सैन्य परंपरा, आपसी विश्वास और रक्षा सहयोग को दर्शाता है। रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पश्चिम एशिया में फिर संघर्ष बढ़ने की आशंका के बीच अमेरिका और ईरान में जुबानी जंग तेज हो गई है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रुकने के बाद सैन्य रुख और आक्रामक करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान के बाद 17 जून को दोनों देशों के बीच हुआ समझौता अब संकट में पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं हॉर्मुज विवाद में ओमान के दखल पर ट्रंप ने बमबारी की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान रास्ते में आया तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। दरअसल ओमान और ईरान
हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में शिपिंग को लेकर समझौते की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC से बैक चैनल बातचीत की बात कही। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी संदेश IRGC कमांडर तक पहुंचाने की कोशिश हुई थी। हालांकि IRGC ने इस दावे को खारिज किया है। दूसरी तरफ ईरानी का अधिकारी ने कहा कि कूटनीति नाकाम हुई तो अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने के लिए सटीक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। और खबर खेल जगत से। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष एकल वर्ग में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी युकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने आसान जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। प्रतियोगिता के अपने पहले मैच में सिंधु ने आयरलैंड की 141वीं रैंकिंग वाली सोफिया नोबेल को 21-7, 21-11 के अंतर से हराया। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज चौथी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य का सामना ऑस्ट्रिया के कॉलिंस वैलेंटाइन फिलोमोन से होगा। और ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को बराबरी पर रोकने के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला हॉकी टीम आज विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उतरेगी। भारत की नज़र पूल डी में शीर्ष 2 में जगह मजबूत करने पर होगी। विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज भारत ने टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मुकाबले में मजबूत चीनी टीम के विरुद्ध अनुशासित प्रदर्शन करते हुए 2-2 से ड्रॉ खेला। इस नतीजे से भारत को एक महत्वपूर्ण अंक मिला और दूसरे दौर में पहुंचने की उसकी स्थिति मजबूत हुई है। और हॉकी के बाद क्रिकेट की टीम इंडिया गोल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ मजबूत स्थिति में है। टीम ने पहली पारी में 178 रन की बढ़त हासिल की है। आज मैच का चौथा दिन है। भारत अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरेगा। इससे पहले तीसरे दिन श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रन बनाकर आउट हुई। भारत के लिए मानव सुथार ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। भारत की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में माई भारत एक अहम डिजिटल पहल बनकर उभर रहा है। करोड़ों युवाओं की भागीदारी के साथ ये मंच युवाओं को सीखने, नेतृत्व करने, समाज के लिए योगदान देने के नए अवसर दे रहा है। विकसित भारत के संकल्प के साथ माई भारत किस तरीके से युवाओं को सशक्त बना रहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसी भी देश की रफ्तार उसकी युवा शक्ति तय करती है और भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत। भारत का युवा अपने हुनर, ऊर्जा और नए विचारों के साथ देश की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। इसी क्षमता को पहचान देने, युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत लॉन्च किया मेरा युवा यानी माई भारत प्लेटफॉर्म। यह मंच युवाओं को सीखने, आगे बढ़ने और समाज के विकास में योगदान देने के अवसर उपलब्ध कराता है। युवा भारत संगठन माय भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इस पहल का मकसद है स्वयं सेवा, कौशल विकास, नेतृत्व और नागरिक भागीदारी के अवसर देकर युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में लाना। माई भारत युवाओं को डिजिटल जुड़ाव, बहुभाषी सेवाएं, वॉलंटियरिंग के अवसर, क्लासरूम से परे अनुभव आधारित शिक्षा और लीडरशिप व करियर सपोर्ट देने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह युवाओं की भागीदारी के लिए सरकार, शिक्षण संस्थानों, गैर लाभकारी संगठनों और उद्योग जगत को आपस में जोड़ता है। इससे युवाओं को सरकारी और निजी संस्थानों में इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलता है। माई भारत से अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। 10,93,000 से अधिक युवा वॉलंटियर फॉर भारत कार्यक्रमों में शामिल हुए। अनुभव आधारित लर्निंग प्रोग्राम्स में 1,24,000 से ज्यादा आवेदन दर्ज किए गए। इसके अलावा 63 लाख से अधिक युवाओं ने क्विज में हिस्सा लिया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में 50,42,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिससे यह भारत के सबसे बड़े युवा परामर्श कार्यक्रमों में से एक बन गया है।
माई भारत प्लेटफॉर्म नागरिक भागीदारी और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में पद यात्राओं, स्वच्छता अभियानों, सामुदायिक सेवा गतिविधियों का आयोजन करता है। माई भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद युवा मंच 2026 में भारतीय युवाओं की भागीदारी को संभव कर दिखाया। इससे युवा नेताओं को वैश्विक नीतिगत चर्चाओं में भारत का पक्ष रखने का अवसर मिला। इस प्लेटफॉर्म ने 4 जून 2026 को 3,90,812 प्रतिभागियों के साथ एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सबसे अधिक यूजर्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ये अभियान डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ा रहा है। माई भारत प्लेटफॉर्म एआई, बहुभाषी प्रौद्योगिकी, ओपन एआई और डिजिटल प्रमाण पत्रों के जरिए युवा भागीदारी के तरीके को बदल रहा है। यह प्लेटफॉर्म तकनीक के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ यह अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाकर भारत के विकसित और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।